अल जजीरा ने इसराइल को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है दोस्तों। अहली अस्पताल में जो हमला हुआ था दोस्तों, याद कीजिए, इसराइल का यह दावा था कि यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि हमास ने किया था। अब अल जजीरा न्यूज चैनल ने उस रात की तमाम फुटेज उठाकर बारीकी से उसका अध्ययन किया है और वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह हमला हमास की तरफ से नहीं था, फलस्तीन की तरफ से नहीं था। यह हमला अगर किसी की तरफ से किया गया होगा तो इसराइल की तरफ से, मगर फलस्तीन की तरफ से यह मिसाइल नहीं दागा गया। दोस्तों, बहुत ही बारीकी से, सिलसिलेवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से पूरे फुटेज को खंगालकर अल जजीरा ने यह जांच की है। मैं जानता हूं आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा, आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि जब यह खबर पहली बार आई थी तो उसके 4 घंटे के बाद जो मैंने कार्यक्रम किया था उसमें मैंने साफ तौर पर कहा था कि इसराइल का यह हमला था। उसके बाद जब मैंने अगला शो किया था तब मैंने इस्राएली पक्ष को सामने रखा था, जिसमें इसराइल ने दावा किया था कि यह हमारी मिसाइल नहीं है और जो धमाका वहां पर हुआ है वह इसराइल की मिसाइल से हो ही नहीं सकता। मैं अपना रुख बदल नहीं रहा हूं दोस्तों, मैं सिर्फ जैसे जैसे खबर सामने आ रही है वैसे वैसे हकीकत आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि जब मैं कार्यक्रम करता हूं तो मैं खुले दिमाग से कार्यक्रम करता हूं। मैं इस्राएली पक्ष की हिंसा की भी आलोचना करता हूं और मैं हमास की हिंसा की भी आलोचना करता हूं। मैं किसी पक्ष का नहीं हूं, मैं सिर्फ सच के साथ हूं। मगर सबसे पहले दोस्तों, हम बात करना चाहेंगे किस तरह से अल जजीरा ने पूरी तरह से इस्राएली सेना के दावों को एक्सपोज कर दिया है। याद कीजिए दोस्तों, जब यह मामला सबसे पहले आया था तब इस्राएली सेना के एक बड़े कमांडर ने कहा था कि दरअसल हमास को तो किसी और ने नहीं बल्कि अल जजीरा ने एक्सपोज कर दिया, क्योंकि इस्राएली सेना के इस कमांडर का यह दावा था कि अल जजीरा में लाइव चल रहा था और उसी लाइव में एक मिसाइल के जरिए हमला होता है जिसमें उस अस्पताल में, यानी कि अहली अस्पताल में धमाका हो जाता है। सबसे पहले अल जजीरा उस इस्राएली मिलिट्री कमांडर का वो पूरा बयान सुनाता है। सुनिए वो क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। But you're asking me for proof? You don't need to get proof from me. All you need to do is switch over to Al Jazeera, who broadcasted it live, and you can actually see. I got a screen caption just for you to see. This is Al Jazeera from last night. आपने गौर किया होगा दोस्तों कि ये इस्राएली कमांडर एक खास तौर से एक मिसाइल की बात कर रहा है और वो ये भी कह रहा है कि यही वो मिसाइल थी जो आकर गिरती है उस अस्पताल पर, जिसकी वजह से यह हमला हुआ था। और यह मिसाइल कहीं और से नहीं बल्कि फलस्तीनी पक्ष से, यानी कि हमास ने जो है वो दागी थी इस्राएल की तरफ। अब अल जजीरा का यह कहना है कि हमने तमाम जो फुटेज लगातार 6:30 बजे से लेकर 7:05 पर मिल रही थी उसकी पड़ताल की। अल जजीरा फिर कहता है 6:45, 6:50, 6:52 और फिर 7 बजे, इस दौरान जितनी भी फुटेज आई, जितने भी मिसाइल दागे गए, उसे हमने खंगाला और उससे उन्हें एक बहुत दिलचस्प बात पता चली। सुनिए वो क्या कह रहे हैं पहले। Established a detailed second-by-second timeline of the events by analyzing Al Jazeera's live stream starting at 18:45. The team was able to identify 4 Israeli airstrikes on Gaza, targeting the area near the hospital, starting at 18:54:28, then 18:55:03, then 18:57:42, and then 18:58:04. That's military time for just before 7 p.m. local. The team cross-referenced this video. यहां पर अल जजीरा हमें यह बता रहा है कि जैसे जैसे ये मिसाइल्स छोड़े जा रहे थे, इस्राइल का आयरन डोम उसे रोक रहा था। अब आप में से कई लोग कह सकते हैं ये आयरन डोम क्या है? दरअसल आयरन डोम इस्राइल की मिसाइल प्रतिरोधक तंत्र है, यानी कि जब भी हमास की तरफ से कोई भी मिसाइल दागा जाता है तो आयरन डोम जवाबी कार्रवाई में उन मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर देता है। तो जो फुटेज अभी अभी मैंने आपको दिखाई उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हमास जितनी भी मिसाइल छोड़ रहा है, आयरन डोम की वजह से उन मिसाइलों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस्राइल में कोई भी मिसाइल आकर नहीं गिर रहा है, उसे पहले ही
आयरन डोम की मदद से तबाह किया जा रहा है। अब दोस्तों, अल जजीरा यह कहता है कि जिस इस्राएली सैनिक कमांडर ने फलस्तीन की तरफ से यानी कि हमास की तरफ से दागे गए मिसाइल का जिक्र किया था, वो मिसाइल दागी तो जाती है मगर फिर आयरन डोम की वजह से उसे हवा में ही नेस्त नाबूद कर दिया जाता है। जिसका अर्थ क्या हुआ, जिस मिसाइल को हवा में ही नेस्त नाबूद कर दिया गया, वो मिसाइल जो है वो अस्पताल में आके कैसे गिरेगी और इतने बड़े पैमाने पर धमाका कैसे होगा जिसमें कम से कम 500 लोग मारे जाएं। सुनिए अल जजीरा क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। The team cross-referenced this video with another captured by a camera situated south of Tel Aviv, showing a wide view of the Gaza Strip. That video shows a series of rocket launches from Gaza. That video clearly shows how the Iron Dome intercepted these rockets. Going back to the Al Jazeera live feed at 18:59:35, we can see a single rocket launched from Gaza. This is the rocket in question. This rocket can also be seen on the Israeli video. 15 seconds later, Al Jazeera's live feed shows that the same rocket was intercepted at exactly 18:59:50. This interception has the same afterglow seen in previous interceptions. A closer look at the video captured by the Al Jazeera live feed shows the rocket being completely destroyed and broken apart in the sky. According to all feeds and videos analysed, this rocket was intercepted and was the last one launched from Gaza before the bombing of the hospital. 5 seconds after that interception, an explosion in Gaza can be seen, followed 2 seconds later by a much larger explosion. This is the strike that hit Al Ahli Arab Hospital. As a result, Al Jazeera Digital... तो सुना आपने दोस्तों, दो चीजें साफ हो जाती हैं। इस्राएल के सैनिक कमांडर का यह कहना है, उसने बाकायदा उस मिसाइल को दिखाया कि इस मिसाइल की वजह से अहली अस्पताल में धमाका हुआ, सुना आपने। उसके बाद अल जजीरा ने पड़ताल की उस मिसाइल को लेकर और यह पता चला कि वो मिसाइल जो है वो तो हवा में ही उड़ गया था। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब मिसाइल हवा में ही उड़ गया था तो वह अस्पताल पर कैसे फट सकता है। ऐसे में अब यह सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि वो मिसाइल दरअसल किसने दागी। क्या वो मिसाइल अब भी हम कह सकते हैं कि फलस्तीन की तरफ से, हमास की तरफ से या इस्लामिक जिहाद की तरफ से दागी गई, या फिर यह मिसाइल जो है वो इस्राएली पक्ष की तरफ से दागी गई। मैं फिर स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अभी मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहूंगा। जैसे मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं, मैं आप तक सिर्फ तस्वीर लेकर आ रहा हूं, तथ्य लेकर आ रहा हूं जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं, मगर हालात बहुत खराब हो रहे हैं दोस्तों। इस्राएली सैनिकों को एक फरमान जारी किया गया है, उनसे कहा गया है कि एक गंभीर युद्ध होने वाला है। इसका मतलब इस्राएल जो है वो गाजा पर बड़ा हमला करने वाला है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इसको लेकर क्या खबरें आ रही हैं जो बहुत चिंताजनक है। आपकी स्क्रीन पर जस्टिन, Israeli Defense Minister's message to soldiers on Gaza border: stay prepared, orders will be coming. There will be a price for entering Gaza and Israel is prepared to pay for it. The goal of the war is to erase Hamas from existence, and though there will be losses, the objective will be achieved regardless of the war's duration. दोस्तों, यहां पर इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने सैनिकों को यह संदेश जारी किया है कि तैयार रहिए, आदेश जल्द आने वाले हैं। इस्राएल जानता है कि गाजा में घुसने की एक कीमत होगी, मगर इस्राएल उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। आगे डिफेंस मिनिस्टर यह भी कहते हैं कि हमारा मकसद है हमास को नेस्तनाबूद कर देना। इसके चलते इस्राएल को भी नुकसान होगा, मगर हम अपने लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमास को लेकर समर्थन बेशक एक बड़े तबके में हो, मगर हमास से अब कई लोग अपनी दूरी बनाने लगे हैं। सऊदी राजकुमार तुर्की बिन फैसल, मैं चाहूंगा आप उनके बयान सुने।
अंग्रेजी में उनका बयान है, मगर उसी से पहले मैं उसका अनुवाद कर देता हूं। यहां पर सऊदी राजकुमार यह कह रहे हैं, जो एक जमाने में सऊदी इंटेलिजेंस के प्रमुख हुआ करते थे, यहां पर वो ये कह रहे हैं कि हमास ने जो किया वो इस्लाम के खिलाफ है। हमास की वजह से अब इस्राएल को मौका मिल गया है गाजा में बेकसूर लोगों को मारने का लाइसेंस। यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि इस्राएल के अंदर आधे से ज्यादा लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ थे, मगर हमास के इस हमले ने बेंजामिन नेतन्याहू का कद जो है वो बढ़ा दिया है। देखिए सऊदी राजकुमार तुर्की बिन फैसल कितना नाराज है, सुनते हैं। I categorically condemn Hamas's targeting of civilian targets of any age or gender, as it is accused of. Such targeting belies Hamas's claims to an Islamic identity. There is an Islamic injunction against the killing of innocent children, women, and elders. The injunction is also against the desecration of places of worship. I also condemn Hamas's gifting the higher moral ground to an Israeli government that is universally shunned, even by half of the Israeli public, as fascist, miscreant, and abhorrent. दोस्तों, तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमास को भी जो समर्थन है कम से कम मुस्लिम देशों से वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट फलस्तीनी प्रशासन के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति महमूद अब्बास, वो भी हमास के साथ नहीं हैं। मगर इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है कि तमाम देश हालात पर काबू पाने के लिए अहम कदम उठाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की लगातार आलोचना हो रही है, वो हमास की आलोचना तो कर रहे हैं, मगर इस्राएल जो लगातार जरूरत से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, उस पर वो अंकुश नहीं लाना चाहते, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने ताजा बयान क्या दिया है। The terror and tyranny of Hamas and Putin represent different threats, but they both want to completely annihilate a neighboring democracy. Let me share with you why this is vital for America's national security. दोस्तों, राष्ट्रपति बाइडेन ने जो ये बयान दिया है, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है, खतरनाक भी है, क्योंकि यहां पर बाइडेन हमास और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक ही मंच पर रख रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बाइडेन यह कह रहे हैं कि हमास को सैनिक मदद कहीं और से नहीं बल्कि रूस से आ रही है, जिसका अर्थ क्या हुआ कि अगर इस्राएल गाजा में प्रवेश करता है तो यह भी हो सकता है कि रूस इसका जवाब दे। अब कैसे देता है हम ये नहीं जानते। यह भी हो सकता है कि कई मुस्लिम देश भी इस जंग में कूद पड़ें, और अगर ऐसे हालात होते हैं तो दुनिया एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर होगा। वर्ल्ड वॉर 3 से किसी का फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। और यह मत सोचिए कि भारत बहुत दूर है और यहां पर भारत में बैठकर इस्राएल का झंडा बुलंद करके, या कुछ लोग जो हमास का झंडा बुलंद करते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। गलत हैं आप। जब जंग होती है तो जंग में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल होता है, बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल होता है, और जैसा कि हम वर्ल्ड वॉर 2 में देख चुके हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब का, एटम बॉम्ब का भी इस्तेमाल होता है। और जहां पर केमिकल वेपन्स या न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल होता है ना, उसका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक नहीं रहता, वो पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप और हम बगैर लाग लपेट के, बगैर शर्तों के हिंसा की आलोचना करें। आप और हम अपने आसपास जो लोग इस मुद्दे को लेकर भड़क रहे हैं, उन्हें शांत करें। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस्राएल और हमास को लेकर हम में से कई लोग अपना आपा खो रहे हैं। हम भारतीय अपना आपा खो रहे हैं। इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे देश में समस्याओं की कमी नहीं है। ऐसे में अगर हम ये तमाम हरकतें करेंगे और खुद को भड़काते रहेंगे, इससे न सिर्फ हमारा नुकसान है, हमारे परिवार का नुकसान है, हमारे बच्चों का नुकसान है, हमारे बुजुर्ग मां बाप का नुकसान है। क्या आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको अपना आपा खोना है इस्राएल और हमास पे? मेरी बात पर गौर कीजिएगा दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।